5 साल की गुलामी और अतिश्रम के बाद शिन ने महसूस किया कि उसका जीवन बेकार था और परिवार द्वारा नफरत किए जाने से उसका मन टूटने लगा। उसने जानबूझकर रेड लाइट पार की ताकि वह ट्रक कौन को गले लगा सके और उसी पल अपनी दयनीय जीवन को समाप्त कर सके। हालांकि उसकी आत्मा को बर्फीले जंगल में परित्यक्त बच्चे के रूप में पुनर्जन्म दिया गया, लेकिन एक बूढ़े घिनौने आदमी ने उसकी जान बचाई। कभी यह सच नहीं जान पाया कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। उसका पिता एक समय उनके राष्ट्र के स्वामी थे और यहाँ तक कि किसानों की मदद भी की जब उनकी फसलें सूखे से गुजर रही थीं। लेकिन हालांकि ओलिवेरिया ने अपने साम्राज्य को गुलामी और भूख से मुक्त कर दिया था। उसकी एक मोटी पत्नी थी और आर्कड्यूक और अन्य रईसों द्वारा उसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी, क्योंकि वे उसके राजा बनने से पहले उसके अस्तित्व को मिटाने की योजना बना रहे थे। कुछ दिनों बाद उसे रईसों से एक पत्र मिला जिसमें उसे राजधानी में सम्राट का ताज पहनाने की इच्छा जताई गई। लेकिन जब उस घिनौनी कुरूप औरत ने ये शब्द सुने, उसे चिंता थी कि अन्य लोग राजधानी में उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। फिर भी उसने उसे सांत्वना दी, याद दिलाते हुए कि वह कभी दुनिया का सबसे महान राक्षस शिकारी था और इसलिए उसने अपनी यात्रा शुरू की। आने वाले हफ्तों में उनके गांव की महिलाओं का अपहरण होने लगा और एक पुलिसकर्मी ने महिलाओं को एक रहस्य बताया, ये खुलासा करते हुए कि संभवतः लॉर्ड ओलिवेरिया उन्हें गुलामों के रूप में बेच रहा था। पूरे शहर ने उनकी कहानी को सच मानना शुरू कर दिया, बिना यह समझे कि यह सब नकली पुलिस की चाल का हिस्सा था। तो अगले सुबह उन्होंने दावा किया कि ओलिवेरिया की गाड़ी में अगवा की गई महिलाएं मिलीं और उसके गायब होने के बाद से लापता सभी महिलाओं का पता लगा लिया। पूरा शहर नाराज था, तो जब वे उसके घर के बाहर पहुंचे जिसमें उसकी मोटी पत्नी अंदर थी, उन्होंने अपनी सारी आग खोलकर इसे जला दिया। वही रात थी जब ओलिवेरा राजधानी से लौटे थे। सोच रहे थे कि राजा उनसे गेटो स्टारबक्स में क्यों नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने अपनी हवेली को जलते हुए देखा, वह तेजी से अपने घर की ओर भागा, जहां उसने अपनी पत्नी का मृत शरीर देखा। सभी गांव वाले उस पर अपनी पत्नियों का अपहरण करने और गुलामी करने के लिए चिल्ला रहे थे और खुश थे कि सैन्य पुलिस ने उन्हें बचाया। लेकिन ओलिवेरिया ने उन्हें याद दिलाया कि उनके बेवकूफ दुनिया में पुलिस तो थी ही नहीं। दुनिया जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि उनके योजना के पीछे कौन था, वह हंसते हुए उठ खड़ा हुआ, ये समझते हुए कि उसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और बदले में उन्होंने उसकी अकेली प्रिय वस्तु को मार दिया। जब उसने उन पर वापस नजर डाली तो उसने सारी मानवता को समाप्त करने की कसम खाई, शैतान की शक्ति को अपने में समा लेने दिया और पहला इंसान बना जो राक्षस में परिवर्तित हो गया और एक विशाल विस्फोट में उनके पूरे शहर को मिटा दिया। हालांकि जिनका मृत मां के शरीर से चमत्कारिक रूप से जन्म हुआ और बर्फीली बर्फ से बूढ़े व्यक्ति द्वारा बचा लिया गया, अगले वर्षों में वह अंतिम एयरबेंडर बन पाया और यहाँ तक कि फॉरबिडन वॉइड स्टोरेज सिस्टम को भी खोल लिया। लेकिन उसने अपनी क्षमताओं को छुपाने का निर्णय लिया ताकि साधारण दिखाई दे। इसके बावजूद मर्लिन जानते थे कि शिन को किसी अन्य दुनिया से चुपके से पुनर्जन्म मिला था, क्योंकि वह अकेला इंसान था जो बिना मंत्र के जादू कर सकता था। लेकिन उसने अपने आप से झूठ बोलना जारी रखा ताकि उसका एक सामान्य पोता हो सके। हालांकि एक बदसूरत घिनौनी चुड़ैल उस पर एक खतरनाक सुअर का शिकार करने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसने उससे कहा कि उसे डर नहीं लगता क्योंकि वह खुद एक जैसी दिखती है। मर्लिन ने उसे अपनी बदसूरत दादी के प्रति अच्छा बनने के लिए कहा, लेकिन उसके चाचा को एहसास हुआ कि अब उन्हें अपनी तलवार की ट्रेनिंग को और भी कठिन बनाना होगा और इस तरह उसके नए संसार में 2 साल बीत गए जब उसके दादा ने उनके जंगल में छुपे भयावह रहस्य का खुलासा करने का निर्णय लिया। 10 साल पहले पहला राक्षस पैदा हुआ था और लगभग एक राष्ट्र का नाश कर दिया था, लेकिन हालांकि मर्लिन ने दुनिया को बचाया। He was now a sack of old useless bones, so in order to protect their world, he decided to teach his son domain expansion, allowing him to find the demons in their surrounding vicinity. Even though only 1 in a million humans were able to use this ability, Shin cast his domain expansion within an instant, covering the entire forest, and extended even further than Merlin's. मर्लिन को अपनी आभा में कुछ अजीब लगा, लेकिन शिन ने जंगल के भीतर एक राक्षस की उपस्थिति महसूस की और जैसे वह जानवरों के शरीरों को निगलता जा रहा था, शिन ने पहले ही उस दानव को ढूंढ लिया था। हालांकि जैसे ही शिन ने अपनी तलवार निकाली, मर्लिन ने उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन शिन आगे दौड़ता रहा और जैसे ही उसे मार दिया जाता, उसने अपनी एयर जेट्स को सक्रिय किया ताकि वह राक्षस के हमले से बच सके और अपनी गति का उपयोग करते हुए वापस दौड़कर एक ही वार में राक्षस की गर्दन काट दी। ये पहली बार था जब मर्लिन ने अपने जीवन में देखा कि एक राक्षस को एक ही वार में मारा गया और उसने सोचा कि उसने अपनी तलवार और बूट्स को कैसे मंत्रमुग्ध किया था। उस रात जब वह सोया तो मर्लिन ने उसे अपने पोते जैसा माना और हालांकि मेलिंडा भी ऐसा ही महसूस करती थी। वे जानते थे कि सच बताने का समय आ गया है, इसलिए अगले दिन माइकल के साथ तलवार प्रशिक्षण के बाद मर्लिन ने उसे बताया कि उन्हें बात करनी है और खुलासा किया कि वह उसका पोता नहीं था। हालांकि मर्लिन को कोई अंदाजा नहीं था कि वह अपनी माँ के मृत शरीर से मरा हुआ कैसे पैदा हुआ था। उसने खुलासा किया कि उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। फिर भी वह सोच रहा था कि शिन को ये बातें सुनकर दुख क्यों नहीं हुआ, लेकिन शिन ने बताया कि उसने हमेशा उसे अपने पिता के रूप में देखा है, इसलिए उसे अपने बदसूरत बेकार पूर्व के अलावा किसी और की जरूरत नहीं थी।
5 साल बाद उसका परिवार उसकी 15वीं जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन चूंकि वह अब उनकी दुनिया में एक वयस्क था, मर्लिन ने निर्णय लिया उन्हें अपनी शक्तियों की सीमा दिखाने का और उन्हें जंगल में ले गए, क्योंकि कहीं और करना बहुत खतरनाक था। जैसे ही イメージは燃焼、火種を生み出し、酸素と水素の混合機、それを空気の壁で包んで着弾と同時に火種から引火させる。मानसिक रूप से बीमार बेवकूफों की टोली उसे घूर रही थी, मेलिंडा ने सोचा कि उन्होंने उनके बेटे को राक्षस स्वामी में क्यों बदल दिया और चिल्लाते हुए उससे उसके शरीर की शक्ति के स्रोत को प्रकट करने के लिए कहा। डिकेड्स की परिषद फिर से इकट्ठी हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिन की शक्तियां एक राष्ट्रीय सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थीं और यहाँ तक कि युद्ध भी हो सकते थे। इसके कारण डिसियम ने मर्लिन से उसे जादू अकादमी में दाखिल करने के लिए कहा, लेकिन मर्लिन ने सोचा कि वह उसे अपने देश में शामिल करने की योजना बना रहा था। लेकिन जब शिन ने पूछा कि अपने देश से उसका क्या मतलब है, तो डिसियम ने खुलासा किया कि वह अपनी पहचान छिपाए हुए था और कबूल किया कि वह उनके राष्ट्र के राजा थे। माइकल शूरवीरों के आदेश के कमांडर थे और डिसियम ने बताया कि मर्लिन उनके राष्ट्र का नायक था और उसने आखिरी पल में मेलिंडा के साथ उसकी जान बचाई। वो पहले एक बहुत आकर्षक लड़की हुआ करती थी, लेकिन बाद में बेकार बूढ़ी औरत बन गई और साथ में उन्होंने राक्षस को हरा दिया, हालांकि उसका शरीर कभी नहीं मिला। इन शब्दों को सुनकर शिन ने सोचा कि उन्हें कभी कैसे पता नहीं चला कि वे कभी एक साथ पार्टी में थे, लेकिन क्रिस ने बताया कि वे वास्तव में पति पत्नी थे। कुछ सप्ताह बाद शिन राजधानी जा रहा था, लेकिन जब वे मर्लिन के मेंशन पहुंचे तो दरवाजा खुला और नौकरानियां और बटलर दिखाई दिए जो उनकी सेवा करने वाले थे। हालांकि मर्लिन को एहसास हुआ कि यह डिसियम का विचार था, इसलिए उसने शिन से कहा कि वह शहर का अन्वेषण करे, जबकि वे उसकी बकवास को संभाले। जैसे ही शिन दुकानों के आसपास गया, ये उसका पहली बार कुछ खरीदना था, लेकिन राजधानी की खोजबीन करने के बाद वह एक गली में खो गया जहाँ सारी अच्छी चीजें होती हैं। तभी उसने 2 लड़कियों की आवाज सुनी जो इसेकाई प्लॉट डेवलपमेंट के लिए तैयार थीं। इसलिए शिन ने लड़कियों से पूछा कि क्या वे बदसूरत कमीने उन्हें परेशान कर रहे थे। हालांकि जब नशेड़ियों ने उसका सामना किया, यह आदमी अपने अगले नशे की जरूरत के कारण झटके खा रहा था, लेकिन जब उसने शिन पर घूंसा मारने की कोशिश की तो शिन ने उसके हमले से बचकर 2 को गिरा दिया, फिर उसके हाथ से तीसरे की चाकू को तोड़कर उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही पहली सुंदर लड़की ने उससे पूछा कि उसने खंजर कैसे तोड़ा, उसने उसे बताया कि उसके लिए उसके पास एक अलग खंजर है, इससे पहले कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश आकृति देखे, और महसूस किया कि उसने अपने सपनों की लड़की पाली। कुछ मिनट बाद एक कैफे में मारिया ने उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद कहा और बिग टीट्स मैगी को सेसिलिया के रूप में परिचित कराया। जब उसने सेसिलिया से हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसकी भावनाओं का बांध टूटने लगा, लेकिन जैसे ही मारिया ने उसे चिढ़ाना शुरू किया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल चरम पर पहुंच गई। तभी मारिया ने बताया कि वे मैजिक एकेडमी में आवेदन कर रहे थे और उसने इच्छा जताई कि वह समझदार व्यक्ति और जादू महारानी से मिल सके और खासकर उनके रहस्यमयी बच्चे से बर्बाद होना चाहती थी। हालांकि शिन ने तय किया कि वह वहां से निकल जाए इससे पहले कि वह उसे पहचान ले और सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार दे। लेकिन जैसे ही वह चला गया, मारिया ने देखा कि सेसिलियन अभी भी उसे देख रही थी। तो जब उसने पूछा कि क्या वह उसे किस कर सकती है, सेसिलियन किसी और दुनिया में थी। लेकिन जब मारिया ने पूछा कि क्या वह उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, सेसिलियन ने चिल्लाया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, मारिया के जाल में फंस गई थी। सेसिलियन ने कबूल किया कि जब उसने उसे देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मारिया जानती थी कि वह कुछ और चाहती थी जिससे उसकी धड़कनें तेज हों। प्रवेश परीक्षा के दिन शिन ने सोचा कि क्या वह कभी फिर से सेसिलियन को देखेगा, लेकिन जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड देखने का फैसला किया, एक बेकार हारा हुआ व्यक्ति उसे हटने के लिए आदेश देने लगा। शिन ने उसके बेकार चेहरे को अनदेखा किया तो हारा हुआ व्यक्ति उसे धक्का देने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिन ने उसका हाथ मोड़ दिया। जब उस नशेड़ी को गुस्सा आया तो उसने कहा कि उसका नाम कर्ट है और वह काउंट रीड्सबर्ग का वारिस है। लेकिन जैसे ही उसने शिन को खत्म करने की धमकी दी, एक और बदमाश आया जिसने कहा कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शाही आदेश के खिलाफ था। इस कारण से उसने कहा कि कर्ट को शाही परिवार द्वारा दंडित किया जा सकता है। लेकिन जब उस बेवकूफ ने माफी मांगने का फैसला किया, ऑगस्ट ने उसे जाने को कहा। जब वह बदमाश अपनी बदसूरत नशेड़ी की तरह चला गया, ऑगस्ट ने शिन को अपना परिचय दिया। लेकिन जब शिन ने ध्यान दिया कि उसका उपनाम अर्ल शाइड था, तो उसने समझा कि वह राजा डेसियम का बेटा था। हालांकि ऑगस्ट अपनी पहचान छिपाना चाहता था, शिन ने समझ लिया कि वे लगभग रिश्तेदार हैं। लेकिन मारिया को आश्चर्य था कि शिन प्रिंस के साथ दोस्ताना कैसे था, और सुशुएलियन ने सोचना शुरू कर दिया कि वास्तव में शिन कौन था। जब प्रवेश परीक्षाओं का पहला चरण शुरू हुआ, छात्रों ने लिखित परीक्षा हल करने की शुरुआत की। लेकिन जब वे व्यावहारिक परीक्षा की ओर बढ़े तो प्रशिक्षक ने उन्हें अपने सबसे अच्छे जादुई मंत्र से लक्ष्य पर निशाना साधने को कहा। जब पहला छात्र आया तो शिन अपनी उम्र के एक और जादू उपयोगकर्ता को देखकर उत्साहित था।
जब एक और मूर्ख ने अपना प्रयास किया तो शिन उनके मंत्रों की बेहूदगी पर हक्का बक्का रह गया। काम। लेकिन जैसे जैसे बाकी सभी छात्र बेकार के शब्द चिल्लाते रहे, शिन सोचने लगा कि उसने खुद को मानसिक अस्पताल में कब भर्ती कर लिया। जब उसकी बारी आई तो प्रशिक्षक ने उसे अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखने की चेतावनी दी और उसे प्रशिक्षण कक्ष को नष्ट न करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद शिन और ऑगस्ट ने परीक्षा पास कर ली और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जब शिन ने अपना आईडी प्रशासक को सौंपा तो उसे पता चला कि वह कौन है। इसलिए उसे यूनिफॉर्म और किताबें देने के बाद उसने कहा कि उन पर रक्षात्मक जादू किया गया है और उसे उन्हें फिर से जादुई बनाने की चेतावनी दी। हालांकि उस रात कट नाराज थे क्योंकि शिन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था और उन्हें लगा कि शिन ने परीक्षा में धोखा किया होगा। उसने अपने अस्तित्व को मिटाने का फैसला किया। इस बीच अपने घर पर शिन ने अपनी यूनिफॉर्म का फिर से जादू करना शुरू किया। तो जैसे ही उसने जादुई रक्षा और झटका दबाव मंत्रों को हटाया, उसने इसे ऑटो हीलिंग और एब्सोल्यूट एब्जॉर्प्शन मंत्रों से ओवरराइड करना शुरू किया। जैसे ही वह मुश्किल से सफल हुआ, वह चिल्लाया कि उसका जादू किसी तरह काम कर रहा है। लेकिन जब मेलिंडा उसे चुप कराने के लिए अंदर आई तो उसने देखा कि उसने जादू के नियमों को ही तोड़ दिया था। अगली सुबह जब वे प्रवेश समारोह में पहुंचे तो उसने शिन को अपने फिर से जादू किए गए यूनिफॉर्म के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी। लेकिन अन्य परिवार मर्लिन और मेलिंडा को पहचानने के बाद उनके पास आने लगे। जल्द ही वे हॉल के अंदर पहुंच गए। When Shin was summoned to give the opening speech, Cecilian and Maria realized that he was the hero's grandson. However, while Shin was giving his speech, the sight of his ugly face only made Kurt angrier. The next day, after their classes were over, Maria told Shin that Cecilian was being harassed by a stalker. जो अपने परिवार की शक्ति का लाभ उठाकर उसे धमका रहा था। जब शिन ने पूछा कि वह हारा हुआ कहाँ है तो कुर्ट ने उसका नाम चिल्लाया, यह पूछते हुए कि वह दूसरे आदमी से बात क्यों कर रही थी। जैसे ही उसने उसे खींचने की कोशिश की, शिन ने उसका हाथ झटक दिया और वादा किया कि जो भी हो वह उसकी रक्षा करेगा। कर्ट के हताश होने पर उसने चिल्लाकर कहा कि सेसिलियन उसकी मंगेतर है। लेकिन जब सेसिलियन ने खुलासा किया कि वह पहले ही उसकी सगाई से इनकार कर चुकी है, उसने उससे कहा कि उसे छोड़ दे। जब उसे कोई और विकल्प नहीं मिला तो उसने धमकी दी कि वह उसके निकम्मे पिता को ब्यूरो से निकाल देगा क्योंकि उसके पिता उसके कमांडर थे। हालांकि अगस्त ने उसे चुप रहने के लिए चिल्लाया, यह बताते हुए कि वह राजा को उसकी बदतमीजी के बारे में बताएगा और उसे कहा कि अगर वह इसे भूलना चाहता है तो चला जाए। लेकिन उसके जाने के बाद शिन ने सोचा कि वह निश्चित रूप से वापस आएगा, इसलिए अगस्त ने उसे याद दिलाया कि उसने कसम खाई थी कि वह उसे हर हाल में बचाएगा। उसके आंसू बहने लगे तो उसकी रक्षा करने के लिए शिन ने उन्हें अपने घर ले जाने की पेशकश की और जब अगस्त साथ आने की पेशकश की तो जूलियस और थॉर एस्कॉर्ट के रूप में सामने आए और उनके साथ चलने के लिए पूछा। तो कुछ घंटे बाद शिन ने मर्लिन और मेलिंडा को समझाना शुरू किया कि वह सेसिलियन की यूनिफॉर्म पर मंत्र को ओवरराइट करने का इरादा रखते हैं। लेकिन जब मेलिंडा ने सेसिलियन से पूछा कि क्या वह इसके योग्य है, यह बताते हुए कि उसकी यूनिफॉर्म राष्ट्रीय खजाना स्तर की सुरक्षात्मक गियर बन जाएगी, सेसिलियन ने कहा कि वह नहीं थी। जब वह शिन की दयालुता का फायदा उठाने के लिए माफी मांगने लगी, उसने खुलासा किया कि वह सिर्फ उसे बचाना चाहती थी और कसम खाई कि वह उससे दूर रहेगी। लेकिन मेलिंडा ने उसे भागने से रोक दिया, कहते हुए कि यह सिर्फ यह जानने के लिए एक परीक्षा थी कि क्या वह उसका उपयोग कर रही थी। जब सेसिलियन रोने लगी, शिन ने बताया कि वह जानता था कि वह उसका लाभ नहीं उठा रही थी और उसने उसे किसी भी तरह से उसका उपयोग करने के लिए कहा जैसा वह चाहती थी। What do you mean by that? बस जैसे ही उसने अपनी यूनिफॉर्म उतारी, सेसिलियन ने खुलासा किया कि वह वास्तव में खुश थी जब शिन ने उसे बचाया और मेलिंडा जान गई कि उसे अपनी पत्नी बनाना चाहिए। कुछ मिनट बाद उसने उसकी यूनिफॉर्म पर जादू को फिर से लिखना शुरू किया और उसने खुलासा किया कि यह उसे छुपे हुए हमलों से बचाएगा। उसने कहा कि यह केवल उसके शरीर के उन हिस्सों की रक्षा कर सकता है जो यूनिफॉर्म से ढके हुए हैं। हालांकि उस दिन के अंत तक शिन ने दूसरों की वर्दियों को फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन मारिया ने उसे बताया कि उसे राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षात्मक उपकरण पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिन ने एक पोर्टल खोला और उन्हें उस केबिन में ले गया जहां वह पला बड़ा था। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी अभी टेलीपोर्ट हुए हैं तो वह उन्हें वापस राजधानी ले आया। उसकी शक्ति की एकमात्र सीमा यही थी कि उसे उन स्थानों पर जाना पड़ता था। लेकिन मारिया का सिर यह सोचकर लगभग फट गया कि उसके पास कितनी शक्ति थी। अगली सुबह जब शीन सेसिलियन और मारिया को स्कूल ले जा रहा था, उसे एहसास हुआ कि उनके आसपास कोई नकारात्मक जादू नहीं था। लेकिन जब सेसिलियन उनसे माफी मांगने लगी कि वह उसे लेने उनके घर तक आए तो शीन ने उससे कहा कि वह कभी भी उसे किसी खतरे में नहीं पड़ने देगा। जब वे स्कूल पहुंचे, अगस्त ने देखा कि लड़कियां उसके इर्द गिर्द थीं। लेकिन जब वह सोच रहा था कि क्या स्कूल शुरू होने से पहले वे तीनों साथ रहे हैं, शिन ने उससे कहा कि वही ऐसा दिख रहा है जैसे वह कुंवारा हो।
तभी शिक्षक, जिसका नाम अल्फ्रेड था, आ गए तो उन्होंने उन्हें स्कूल का चक्कर लगवाया और समझाया कि उन्हें अपनी जादुई योग्यता के आधार पर अलग अलग अध्ययन समूहों में विभाजित होना पड़ेगा। ये महसूस करते हुए कि शिन के लिए कोई भी समूह चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, ऑगस्ट ने सुझाव दिया कि वह अपना अध्ययन समूह शुरू करे और सबसे बड़ी एनिमे फैन ने कहा कि वह भी जुड़ने के लिए तैयार होगी। जब अल्फ्रेड को एहसास हुआ कि उनके पास पहले से ही समूह बनाने के लिए 5 सदस्य हैं, तो उन्होंने वह उनके संकाय सलाहकार बनने की पेशकश की। इसलिए सेसिलियन ने शिन से प्रार्थना की कि वह उसे शरीर रचना के बारे में सब कुछ सिखाए। उसी रात जब रीड्सबर्ग ने कर्ट को पुकारना शुरू किया, उसने उसे बताया कि उसे राजा का समन प्राप्त हुआ है और उसे अपना अधिकार जताने के लिए डांटना शुरू कर दिया। लेकिन कर्ट ने सोचा कि वह विशेष है और उसने कहना शुरू कर दिया कि उसके साथ समान नहीं किया जाना चाहिए जैसे आम लोगों के साथ किया जाता है। और जब उसने अपने पिता से कहा कि वह अपने अधिकार का दुरुपयोग जारी रखेगा, उसने शिन को जो कुछ हो रहा था उसके लिए दोषी ठहराया। ये महसूस करते हुए कि कर्ट पागल हो रहा है, रीड्सबर्ग ने उसे जमीन पर गिरा दिया और जैसा कि उसने कहा कि वह उसे बेकार होने के लिए दंडित करेगा, He told the security to lock him up. The following day, after Shin and the girls heard that Kurt had been grounded, Shin began wondering if Kurt had always been an ass. But as Julius told them that he wasn't always like that, Thor revealed that they attended the same middle school. और जैसे ही उन्होंने समझाया कि कर्ट तब बदलने लगा जब उसने शैडो शिक्षक स्ट्रॉम के साथ आना जाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि स्थानांतरित जादू शिक्षक वास्तव में साम्राज्य से निष्कासित हो चुका था और उन्होंने आगे कहा कि स्ट्रॉम हमेशा अपनी आंखों पर एक आई पैच पहने रहता था। उन्होंने कहा कि उसे अंधा होना चाहिए था, लेकिन शिन ने सोचा कि उसका नाम उसके पिता की याद क्यों दिलाता है। इस बीच भयानक शिक्षक कर्ट के घर पहुंच चुका था, लेकिन जब ओलिवेरिया स्ट्रम ने कर्ट को एक कमरे के अंदर बंधा हुआ पाया तो उसने सोचा कि वह बेकार और दयनीय है। हालांकि कर्ट अब भी गुस्से में था, इसलिए जैसे ही वह यह कहने लगा कि शिन उसकी लड़की चुराकर एक बदमाश है, स्ट्रम ने उसके शरीर को राक्षसी ऊर्जा से भरना शुरू कर दिया, उसे शिन से बदला लेने के लिए कहते हुए। स्कूल में जब शिन और बाकी छात्र अपनी अगली कक्षा की ओर जा रहे थे, शिन ने एक दानव की उपस्थिति महसूस की, लेकिन जब उसने झाड़ियों की ओर देखा तो उसने दूर छिपते हुए कर्ट को देखा। जब दूसरों ने उसे देखा तो कर्ट ने उन्हें नष्ट करने के लिए आग छोड़ दी, लेकिन शिन ने उसे एक बाधा के साथ रोक लिया जिससे वे लपटें लगभग उसके पूरे शरीर को जलाने वाली थीं। लेकिन वह फिर भी मारिया और सेसिलियन को उनकी यूनिफॉर्म में जादू प्रवाहित करने के लिए कहने में सफल रहा। तुरंत ही कर्ट ने उनकी बाधा पर फिर से आग छोड़ दी, लेकिन जैसे ही शिन ने उसे रोके रखा, उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ जल गए हैं। सौभाग्य से उनकी यूनिफॉर्म पर लगे स्वत उपचार मंत्र ने उन्हें ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही शिन ने उन्हें बताया कि कर्ट वास्तव में उन्हें मारना चाहता था, अगस्त ने कहा कि उसे हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी आंखों के सामने कर्ट के शरीर से भारी काली ऊर्जा निकलने लगी जिसने उसके आसपास की जमीन को तबाह कर दिया और तभी शिन ने महसूस किया कि वह राक्षसी बन गया था। उसका शरीर तब तक हिलता रहा जब तक उसकी गर्दन की सारी हड्डियां टूट नहीं गईं। जैसे ही उसने डेमोनॉइड में अपना रूपांतरण पूरा किया, शिन ने अगस्त से कहा कि वह अन्य लोगों के साथ एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, यह कहते हुए कि वह अकेले ही कर्ट को रोक देगा। जब वे चले गए तो शिन को एहसास हुआ कि वह पलटवार कर सकता है, लेकिन जैसे ही कर्ट उसकी ओर दौड़ने लगा, उसने एक विशाल आग का गोला फेंका जिसे शिन बमुश्किल से चकमा दे सका। जब उसने फिर से हमला करने की कोशिश की, शिन ने अपनी ही आग से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, अंततः उसे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही कर्ट खड़ा हो पाया और शिन को मरने के लिए चिल्लाने लगा, शिन ने सोचा कि एक डेमोनॉइड कैसे बोल सकता है, लेकिन कर्ट केवल उसे खत्म करने के लिए बेताब था। तुरंत ही उसने अपने अवरोध के चारों ओर एक विशाल अग्नि लपट छोड़ी, लेकिन जैसे ही शिन बिना किसी खरोंच के बच निकला, उसने उसे बिजली से मार डाला, लगभग उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया। जब उसे एहसास हुआ कि कुर्त को दर्द महसूस हो सकता है, शिन सोचने लगा कि क्या वह उसे दानव होने से वापस ला सकता है, राक्षस। लेकिन जैसे ही कर्ट ने आग के गोले फेंकना शुरू किया जिन्हें वह आसानी से चकमा दे रहा था, पागल व्यक्ति धीमा नहीं हो रहा था और जैसे ही वह खुद में जादुई शक्ति जुटाने लगा ताकि एक विस्फोटक तैयार कर सके, शिन ने उसे रोकने के लिए बिजली का वार किया, लेकिन यह अवरोध पर पलट गया। यह महसूस करते हुए कि विशाल जादू पूरे स्कूल को उड़ा देगा, शिन ने अपनी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को बुलाया ताकि जब उसने अपने एयर जेट्स को सक्रिय किया और कर्ट की ओर तेजी से बढ़ा, वह उसके हमलों से बचते हुए उसके सिर पर साफ वार कर सके। हालांकि उसे यह सोचकर अपराध बोध होने लगा कि क्या उसे मारना सही था। तभी उसके दोस्त वहां आ गए, लेकिन जब सेसिलियन ने चोटों की जांच करना शुरू किया तो मारिया ने सोचा कि उसने अकेले ही उस दानव को कैसे हरा दिया। कुछ घंटे बाद स्ट्रॉम सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने अपने प्रयोग को सफल माना और अपने बेटे को अंततः पाकर खुश था। जब शिन अपने घर पहुंचा तब तक उन्हें पता चला कि किंग डेसिम उसका इंतजार कर रहे थे और राजा के गार्ड ने घोषणा की कि शिन को एक राक्षस को मारने के लिए प्रथम श्रेणी की योग्यता से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि जब मर्लिन ने सोचा कि डाइसियम उसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, डाइसियम ने स्पष्ट किया कि यह वही सम्मान था जो उन्हें कुछ वर्ष पहले एक डेमोनॉइड को मारने के बाद मिला था। और जब खबर पूरे शहर में फैल गई तो उसने सोचा कि शिन को समान उपलब्धि के लिए सम्मानित करना सही होगा। महसूस करते हुए कि उसकी बात में दम है, मर्लिन ने पुरस्कार की अनुमति देने का निर्णय लिया, लेकिन धमकी दी कि अगर डासियम शिन का शोषण करने की कोशिश करता है तो राजधानी छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद जब शिन, मारिया और सेसिलियन सड़क पर चल रहे थे, सभी लड़कियों ने अपने नए हीरो को देखा और वे चाहती थीं कि वह अपनी तलवार का उपयोग उनके अंदर हवाई
कि क्या उसकी बगल में बैठी बदसूरत लड़की उसकी प्रेमिका थी। तभी शिन ने फैसला किया कि वो उसे सारी पब्लिसिटी में खींचने के लिए माफी मांगे। लेकिन जब सेसिलियन ने उससे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसने कहा कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन जब शिन ने यह सुना तो उसे महसूस हुआ कि उसने उसे ठीक यही बात कही थी। इस बीच दो सुरक्षा ब्यूरो जांचकर्ता जिनके नाम कार्लोस और ऑल्ट थे, डिमोनॉइड घटना की जांच कर रहे थे। और जैसा कि कार्लोस ने खुलासा किया कि कुर्ट से मध्य विद्यालय के एक शिक्षक ने मिलने से पहले वह राक्षस बना था, अल्टे ने सुझाव दिया कि वे उससे पूछताछ करें। जब वे स्ट्रोम्पफ के कमरे में पहुंचे तो पुरुषों ने अपना परिचय दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्ट्रोम्पफ इंद्रिय जादू का उपयोग कर रहा था तो अल्टे ने सोचा कि क्या वह वास्तव में अंधा था। हालांकि जैसे ही उन्होंने कहना शुरू किया कि उन्होंने एक अध्ययन समूह में छात्रों को जादू सिखाया, वह सोचने लगा कि क्या उसने अपने छात्रों में से एक के साथ क्या हुआ यह जान लिया है। जैसे ही स्ट्रॉम ने खुलासा किया कि उसे पता है, उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कर्ट एक डेमोनॉइड बन जाएगा। स्ट्रॉम के गलती से फिसलने पर ऑल्ट ने उसे कर्ट के शरीर की जांच के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया, ये कहते हुए कि वे विशेषज्ञों की एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे जो यह समझ सके कि वह डेमोनॉइड कैसे बना। लेकिन जैसे ही वह सुरंग में ऑल्ट का पीछा कर रहा था, वह सोच रहा था कि वे यहाँ एक शरीर की जांच क्यों करने का इरादा रखते थे। लेकिन ऑल्ट ने कहा कि वे कठिन परिस्थितियों में थे। उसी समय शूरवीरों और जादूगरों की एक सेना ने उन्हें घेर लिया। इसलिए जैसे ही ऑल्ट ने स्ट्रॉम को यह बताना शुरू किया कि वे उसे गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं, उन्होंने समझाया कि वह पहले चूक गए थे क्योंकि उस घटना के बाद राजा डेसियम ने एक गुप्त आदेश जारी किया था जो किसी को भी यह खुलासा करने से रोकता था कि कुर्ट डेमोनॉइड थे। इसीलिए राजधानी में कोई और सत्य न जानते हुए अल्ट ने सोचा कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि कुर्ट था। समझते हुए कि वह उजागर हो गया है, स्ट्रोम ने स्वीकार करने का फैसला किया कि उसने वास्तव में कर्ट को एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि उसने अपनी सारी प्रयोगशालाएं राजधानी में पूरी कर ली थीं, ऑल्ट ने जादूगरों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। इस बीच बाहर शिन और उसके दोस्त मार्क की कार्यशाला की ओर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही दीवारें फूटी, शिन और ऑगस्ट ने स्ट्रॉम को परेड ग्राउंड के अंदर देखा। उसकी आंखों पर पट्टी देखकर शिन ने सोचा कि क्या वह वही अजीब शिक्षक है। इसलिए जब ऑगस्ट ने उसे बताया कि वह वही है, ऑल्ट ने खुलासा किया कि उसने कर्ट को डिमोनॉइड में बदल दिया। इस खोज से शिन को गुस्सा आ गया। वह अल्ट्रासोनिक कंपन के साथ उसकी ओर दौड़ा, उस पर एक लॉ फेंकी, लेकिन स्ट्रॉम ने उसे रोक दिया। तुरंत शिन ने लगभग पीछे से उसे काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने इसे टाला, शिन ने फिर से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जब तक स्ट्रॉम ने एक अग्नि विस्फोट छोड़ा जिसने उसे पीछे कर दिया। उसे पकड़ने की इच्छा से शिन ने जमीन से बड़े कांटे बुलाए, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉम उनके ऊपर उठा, शिन को एहसास हुआ कि वह हवा में उठ रहा था। उसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित जिन ने अपने एयर जेट से उड़ान भरी और उसके चेहरे को काट दिया और उस पर आग छोड़ दी। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉम ने एक विशाल ऊर्जा जारी की, उसने उसकी आंख की पट्टी तोड़ दी। उस क्षण शिन ने उसकी आंखें देखीं, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह भी एक डेमोनॉइड है, स्ट्रॉम ने उसे बताया कि इंसान एक महत्वहीन प्राणी बन गए हैं और कहा कि वह उन पर जितने चाहे उतने प्रयोग करेगा। उसे रोकने के लिए बेताब होकर शिन ने उसकी ओर आग छोड़ दी। लेकिन जैसे ही उसने इसे चकमा दिया, शिन को उम्मीद थी कि उसका अगला हमला लगेगा। जैसे ही स्ट्रॉम ने अपना हमला तैयार किया, सूरज की शक्तिशाली किरणें उस पर पड़ी। किरणें जबरदस्त गर्मी के साथ बढ़ने लगी, जिसने उसके पूरे शरीर को जला दिया। दर्द से चीखते हुए स्ट्रॉम धुएं के बड़े बादल में फट गया। गर्मी की किरणों ने जमीन को शीशे में बदल दिया। फोर्ड सोचने लगा कि शिन ने इतनी भयंकर गर्मी कैसे पैदा की, लेकिन शिन को विस्फोट के बारे में कुछ अजीब लगा। इस बीच स्ट्रॉम शहर से भाग चुका था और जब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि उसने विस्फोटक जादू का उपयोग किया जो उसे बचने की अनुमति देता था, उसने सोचा कि शिन एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है और उससे दूर रहने का निष्कर्ष निकाला। कुछ दिनों बाद जब शिन और उसके दोस्त शहर में टहल रहे थे, शिन ने अगस्त को बताया कि स्ट्रॉम अभी भी जीवित है और समझाया कि उसने जंगल में हीट रे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पता चला कि इससे कोई विस्फोट नहीं हुआ। जैसे ही उसने खुलासा किया कि स्ट्रॉम ने उन्हें धोखा देने के लिए शायद नकली विस्फोट किया था, अगस्त ने महसूस किया कि यह संभव था और शिन से कहा कि शाही परिवार उसके हथियार को प्रायोजित करेगा क्योंकि वह स्ट्रॉम के लिए सबसे बड़ा खतरा था। जब वे कार्यशाला के अंदर पहुंचे, बेमतलब लोहार जिसका नाम हैरोल्ड था, मार्क पर चिल्लाने लगा कि वह काम पर लग जाए। लेकिन जब अगस्त ने अपना परिचय दिया तो हैरोल्ड ने महसूस किया कि वह राजकुमार है और सभी कामगार तुरंत झुक गए। जब अगस्त ने उसे बताया कि वह शिन के लिए एक हथियार बनाना चाहता है, उसने खुलासा किया कि शिन हीरो का पोता है और उनके बांध के दरवाजे खोल दिए। लेकिन जब हेरोल्ड ने हथियार बनाने पर सहमति जताई तो उसने कहा कि यह उसके बेकार जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। इस बीच लुस्फिया साम्राज्य में एक बेकार आदमी जिसका नाम जेस्ट था, शासक को बता रहा था कि राजधानी में डेमोनॉइड्स की बढ़ती संख्या से हलचल मची हुई थी, इसलिए शासक ने सोचा कि यह साम्राज्य पर कब्जा करने का उसका मौका था। वह युद्ध की तैयारी के लिए निकल गया। राजधानी में जब शेन और उसके दोस्त कार्यशाला से निकल गए तो उसने सोचना शुरू किया कि वह सेसिलिया के लिए कौन सा आभूषण खरीद सकता है उसे। लेकिन जब उसने सोचा कि वह उसके लिए अंगूठी खरीदने का इरादा रखता है, वह प्रस्ताव के विचार से घबराने लगी।
उसकी निराशा को देखकर शिन को एहसास हुआ कि उसने उसकी उम्मीदें बढ़ा दी, इसलिए अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में वह उसे एक आभूषण की दुकान पर ले गया और अपनी सारी जेब खर्च एक नकली सस्ती अंगूठी खरीदने में खर्च कर दी। हालांकि जब उसने उसे उसकी उंगली में डाला, सेसिलियन ने सोचा कि यह उसके प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसलिए जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसकी रक्षा करना चाहता है। कुछ दिन बाद महल में शिन को उसके सम्मानित पुरस्कार के लिए महल में बुलाया गया, इसलिए जब किंग डेसीम ने कहना शुरू किया कि वह इसका हकदार है, he conferred upon him the first order of merit. As he went on to announce that Shin was only invited to attend the Magic Academy, he reaffirmed his promise to not exploit him for political or military gain. और सभी को चेतावनी दी कि कभी न भूलें। अगले दिन जब शिन, सेसिलियन और मारिया स्कूल जाने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि शिन को देखने के लिए बाहर भीड़ खड़ी थी, लेकिन जब वे उसकी ओर दौड़ने लगे तो शिन ने दुस्वप्न पर दरवाजा बंद कर दिया। यह एहसास होने पर कि वे भीड़ के माध्यम से नहीं जा सकते, उसने सुझाव दिया कि वे पोर्टल का उपयोग करें, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने सबसे बड़े ध्यान भटकाव के हथियार देखे, उसने लगभग एक अलग प्रकार का विस्फोट कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद जब उसने पूरी कक्षा से कहा कि उन्हें अपने स्तर को बढ़ाना होगा, उसने कहा कि राजधानी पर एक और हमला हो सकता है और वह चाहता था कि सभी इसके लिए तैयार रहें। जानते हुए कि उसके पास एक योजना है, अगस्त ने पूछा कि वह उन्हें कैसे स्तर बढ़ाना चाहता है, तो शिन ने कहा कि वह उनकी आक्रमण और रक्षा जादू का स्तर बढ़ाना चाहता है। हालांकि वह पहले यह देखना चाहता था कि वे कितनी जादुई शक्ति नियंत्रित कर सकते हैं और मारिया से एक बाधा बनाने के लिए कहा। जैसे ही उसने किया, उसने महसूस किया कि उसकी बाधा उसके चेहरे से भी अधिक बेकार थी और सेसिलिन को उसे दिखाने के लिए कहा कि एक असली बाधा कैसी होनी चाहिए। तुरंत सेसिलियन ने अपनी खुद की बाधा डाल दी और जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी किसी भी चीज में सफल होने की उम्मीद से ज्यादा मोटी थी, शिन ने खुलासा किया कि उसकी अंगूठी को नियंत्रण दृष्टिगत करने के जादू से बना दिया गया था। उसने उन्हें बताया कि स्ट्रॉम ने अपनी हमले को रोकने के लिए एक समान अवरोध का उपयोग किया था और कहा कि पर्याप्त जादू से वे किसी भी हमले को रोक सकते हैं। इस बीच ब्लस्फिया साम्राज्य में स्ट्रॉम अभी भी अपनी चोटों से उबर रहा था, लेकिन जैसे ही एक लड़की मिरिया ने उसे बताया कि साम्राज्य राजधानी के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा था, उसने महसूस किया कि वह आखिरकार अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता है। राजधानी में जब शिन और उसके दोस्त उसके घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जादू का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था, लेकिन जब थॉर ने कहा कि प्रशिक्षण बहुत कठिन था तो मर्लिन ने समझाया कि शिन प्रक्रिया को दृष्टिगत करके जादू का उपयोग करता है, न कि परिणाम को। जैसा कि उसने सोचा कि यह उसे खास बनाता है, उसने शिन के मूल मंत्रों में से एक गेट पोर्टल को बुलाने का फैसला किया और समझाया कि वे भी शिन की जादू का उपयोग कर सकते हैं जब वे उसके तंत्र को समझ लेंगे और इसे सही कल्पना के साथ मिलाना सीख लेंगे। कुछ दिन बाद जब शिन और उसके दोस्त उसकी हथियार के लिए कार्यशाला में लौटे, शिन ने तलवार को देखा और ब्लेड को अलग करने के लिए एक ट्रिगर दबाया। जैसा कि टोनी ने सोचा कि यह अद्भुत था, अगस्त दूसरे प्रोटोटाइप की जांच करने लगे। जब वे कार्यशाला से बाहर निकले तो उन्होंने शिन से कहा कि वह अपनी सेना के लिए भी वही हथियार अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे इसे बड़े पैमाने पर बनाएंगे तो यह सस्ता होगा। जब शिन ने सोचा कि वह हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों करना चाहते हैं, तो अगस्त ने उसे बताया कि युद्ध आने वाला है, लेकिन युद्ध के विचार से डरते हुए अगस्त ने वादा किया कि वे कभी इसमें नहीं उलझेंगे। हालांकि शिन ने लड़ाई में उनका समर्थन करने की अपनी मंशा घोषित करने का फैसला किया और चूंकि वे अब दोस्त थे, उन्होंने कहा कि वह उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन महल में किंग डीशियम ने यह खोज लाई कि शाही सेना राजधानी की ओर बढ़ रही थी। उसने आदेश दिया कि उसकी सेनाएं भेजी जाएं। इस बीच साम्राज्य में राक्षसों ने शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया था और लोगों को भी मार दिया था। हालांकि जब स्ट्रॉम और मिरिया पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हो रहा था। यह जानते हुए कि अर्लशाइड की सेना अंततः आएगी, स्ट्रॉम ने अगली चरण में बढ़ने का सुझाव दिया। कुछ दिन बाद जब हैरोल्ड अपने महल में पहुंचे तो उन्होंने अपने कमांडरों से अपने शहर में सभी राक्षसों को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन उनके जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि स्ट्रॉम अपनी कुर्सी पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्ट्रॉम ने कहना शुरू किया कि वह उसे खत्म करने का इंतजार कर रहा था, उसने अपनी आंखों में जादू को छोड़ दिया ताकि उसे एक कास्टिंग सर्कल में फंसा सके और एक विस्फोट किया जिसने उसे नष्ट कर दिया और दीवार में एक छेद कर दिया। अगले दिन जब डोमिनिक और रूपर्ट अपनी जासूसी पार्टियों के साथ शहर पहुंचे तो वे सोचने लगे कि राक्षसों ने पूरे शहर को कैसे तबाह किया। तभी उन्होंने स्ट्रॉम की आवाज सुननी शुरू की और रूपर्ट ने महसूस किया कि वही हमले के लिए जिम्मेदार था। They spotted an army of demonoids before them. After they returned to the capital, Dominic explained everything to King Decium and said they barely managed to escape. At school, after Alfred announced that Strom was spotted in the Empire, he said they were given notice to level up for a possible war and revealed that they would be having joint training with the Night Training School. हालांकि जब कक्षा समाप्त हुई तो शिन ने देखा कि बाकी छात्र चिंतित थे।
जब उन्होंने पूछा कि क्यों, मारिया ने बताया कि नाइट प्रशिक्षण के छात्र हमेशा उन्हें तुच्छ समझते थे और उन्हें अंकुर कहते थे क्योंकि उनमें शारीरिक शक्ति की कमी थी। अगले दिन जब वे गेटवे के बाहर इकट्ठा हुए तो शिन ने महसूस किया कि उन्हें 8 के समूहों में विभाजित किया गया था। हर टीम जादूगरों और शूरवीरों का संयोजन थी। जल्दी ही वे एक गाड़ी में सवार होकर चल पड़े। जैसे ही पहले छात्र ने अपना परिचय क्रेज के रूप में दिया, यह कहते हुए कि वह नाइट मिलिट्री इंस्टीट्यूट के पहले वर्ष के शीर्ष स्थान पर है, मिरांडा ने खुद को दूसरे स्थान की बताया। हालांकि शिन ने सोचा कि उनके चेहरे उतने ही बेकार थे जितनी उनकी लड़ने की क्षमताएं, लेकिन फिर उसने पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी राक्षस से लड़ाई की है। मिरांडा ने सोचा कि वह केवल शेख ही बघार रहा था क्योंकि उसने एक दानव को मारा, और उसने आगे कहा कि नाइट ट्रेनिंग स्कूल सबसे अच्छा था और उनकी बेकार स्कूल का नाम किसी भी दानव को डराने के लिए काफी था। क्रेज ने शिन से कहा कि उन्हें धीमा न करें। जंगल के अंदर गहराई में रुकने के बाद सेसिलियन ये सोचने लगी कि उनके सलाहकार कहाँ हैं, लेकिन जब सिगफ्रीड और क्रिस्टिना प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि वे उनके साथ काम करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें शिन ने समझा कि वे प्रशिक्षक थे। जब वे जंगल में और गहराई से चलने लगे, शिन ने अपनी खोज जादू में एक राक्षस की उपस्थिति महसूस की। इसलिए जब सिगफ्रीड ने शूरवीरों को बताया कि राक्षस जल्द ही प्रकट होगा तो उन्होंने लड़ाई के लिए अपनी तलवार तैयार कर ली। तभी एक सुअर उनकी ओर दौड़ा, लेकिन जब उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वह बच निकला और मिरांडा को दूर फेंक दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के सुअर वापस दूसरे लोगों की ओर भागा, उन्हें अलग कर दिया। लेकिन जब वह उनके बेकार जीवन को खत्म करने के लिए लौटा तो शिन ने अपनी तलवार निकाली और उसके सिर को साफ काट दिया। जब शूरवीर अभी भी सदमे में थे, क्रिस्टिना उनके सामने प्रकट हुई, ये कहते हुए कि राक्षस वास्तव में एक कमजोर था। जब उन्होंने उन्हें बेकार निचले स्तर के हारे हुए लोगों का समूह कहा तो उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध के मैदान के बारे में कुछ नहीं पता, और जब उन्होंने कहा कि वे कमजोर हैं तो उन्होंने उन्हें अभ्यास को गंभीरता से लेने के लिए कहा। उसी समय सेसिलियन ने क्रेज के घाव को ठीक करने के लिए बहाली जादू का उपयोग करना शुरू किया। हालांकि लेकिन जैसे ही लड़कों ने उसके बड़े प्लॉट पर ध्यान दिया, भगवान दया उसे प्रभावित करने के प्रयास में क्रेज ने उसके लिए रास्ता बनाने के लिए झाड़ियों को साफ कर दिया। और जैसे ही नून ने उसे तालाब पार कराने की पेशकश की, केंट ने सोचा कि क्या वह उसका पानी पिएगी। जैसे ही वे उससे प्यार करने लगे, शिन ने कामना की कि वह उन्हें मरने दे। तभी सिगफ्राइड ने उन्हें एक नए राक्षस के बारे में चेतावनी दी, लेकिन जैसे ही शिन ने अपनी खोज वाली जादू चलाया, उसने पाया कि वास्तव में वहां उनमें से एक झुंड था। उस समय नून और मिरांडा उनकी ओर दौड़ते हुए आए, और जैसे ही उन्होंने बताया कि सैकड़ों राक्षस आ रहे थे, शिन ने उसे संभालने की पेशकश की। जैसे ही सिगफ्रीड ने उसे अनुमति दी, क्रिस्टिना ने सभी को उनके पीछे खड़ा होने का आदेश दिया। तो जब शिन तैयार हो गया दिखाने के लिए, उसने संपीड़ित हाइड्रोजन का उपयोग करके नीली आंख की गेंदें बनाई, और जैसे ही उसने ऑक्सीजन से इसे बढ़ाया, उन्होंने देखा कि एक एस रैंक आपदा उनकी ओर तेजी से आ रही है। लेकिन शिन ने एक विशाल ऊर्जा विस्फोट किया जिसने दानवों को नष्ट कर दिया और जंगल में फैल गया। जब तक धुआं साफ हुआ, उन्होंने पाया कि लगभग आधा जंगल नष्ट हो चुका था, और क्रेज को एहसास हुआ कि शिन की शक्तियां अपार हैं। संधि करने की चाह में मिरांडा ने शिन से उनके प्रति कठोर होने के लिए माफी मांगने का निर्णय लिया और स्वीकार किया कि वास्तव में वह मर्लिन के पोते होने के लिए उससे ईर्ष्या करती थी। लेकिन कहा कि वह उनकी स्तर पर नहीं था। जब वे जंगल के दूसरे हिस्से में गए तो उन्हें एक भालू राक्षस मिला। लेकिन जब ऑगस्ट, मारिया और सेसिलियन ने ज्वाला बुलाई तो उन्होंने इसे एक साथ छोड़ा। जब शूरवीर आगे बढ़े, शिन ने क्रेज को एक अवरोध से सुरक्षित किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसके शरीर को भेद दिया, मिरांडा इसे समाप्त करने के लिए उड़ गई। राक्षस के मरने के बाद सेसिलिया फिर से लड़कों का इलाज करने के लिए आई। इसलिए जब वह उन्हें ठीक करने लगी तो क्रिस्टिना ने महसूस किया कि समूह तलवारों और जादू को समन्वय में लाना सीख रहा था। उसी समय टोनी और समूह का दूसरा आधा हिस्सा जंगल के एक अलग हिस्से में भटक रहा था। लेकिन जब मार्क यह सोचने लगा कि जूलियो उससे इतनी नफरत क्यों करता है, जिसे टोनी ने स्वीकार किया कि उसने एक बार उसकी क्रश को चुरा लिया था, लेकिन भले ही वे अलग हो गए, उसने पहले ही उसे सिर देने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे जूलियो खुद को इसेकाई करने के बारे में सोचने लगा। जंगल के एक और हिस्से में बेकार शूरवीरों का एक और समूह एलिस और उसके समूह को डराने की कोशिश कर रहा था, और बेकार लड़कों ने उन्हें कहा कि अगर वे डर रहे हैं तो वे अपनी मम्मी के पास घर भाग सकते हैं। हालांकि जब लड़कियों ने महसूस किया कि वे निम्न स्तर के दानवों को मुश्किल से रोक सकती हैं, तो एलिस ने अपनी आग जगाई उन्हें नष्ट करने के लिए। ऐसे में जब यूरी ने अपनी बर्फ छोड़ी, लिन ने अपनी बिजली पर से नियंत्रण खो दिया और पूरा जंगल जला दिया।